नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ड्रीम सक्सेस में एक बार फिर से हार्दिक तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज का टॉपिक, जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए निर्णय लिया है, जिसके लिए उन्होंने आह्वान किया है कि देश की जनता भी उसके अंदर उनका भरपूर साथ दें। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की ने आज अभी तक 3 स्टेप ले चुकी हैं। रोज का कुछ ना कुछ आपके इशू कर रही हैं, जिसके अंदर कुछ ना कुछ सपोर्टिव चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन इशू हो चुके हैं इस चीज़ के लिए। 20 लाख करोड़ रुपए इशू हो चुके हैं। अब इसमें क्या है, ये जो चीज़ है वो 10% ऑफ आपकी जीडीपी है। ये चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। 10% ऑफ जीडीपी क्या है? 20 लाख करोड़। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि बच्चे आत्मनिर्भर भारत क्या चीज़ है, आत्मनिर्भर भारत किस तरह से बन सकता है, इसका मेन मोटिव क्या होना चाहिए। तो बच्चे सबसे बड़ी बात है कि अभी कोरोना के चलते हमारे देश के अंदर इकोनॉमी जो है वो लगातार दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। बच्चे एक देश सेल्फ रिलायंट या सेल्फ डिपेंडेंट कब होगा? जब वह किसी की ज़रूरत महसूस नहीं करेगा, अपने आप से ही सब कुछ कर लेगा। जैसे मान लो अगर मैं एक पेन की बात करूं, अगर ये पेन मुझे चाइना से 2 रुपये में इम्पोर्ट होता है, 2 रुपये में इम्पोर्ट होता है, ठीक है, और हमें यहाँ पे 4 रुपये में बेचा जाता है, तो इसका मतलब अगर 2 रुपये में इम्पोर्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी लागत वहाँ पे 1 रुपया होगी। ठीक है, और वो हमें कितने में मिल रहा है? 4 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, अगर यही पेन यहाँ पे प्रोड्यूस हो, इंडिया में प्रोड्यूस हो, अगर इंडिया में ये चीज़ प्रोड्यूस होगी तो वो अगर 2 रुपये की लागत में भी प्रोड्यूस होगी तो हमें कहीं ना कहीं वो 3 रुपये में मिल जाएगी। कारण है ये स्वदेशी है, तो इस पर टैक्सेस भी कम लगेंगे, इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी भी कम लगेगी, तो 4 रुपये की जगह हमें 3 रुपये में मिलने की पूरी संभावना है। ये फॉर एग्जाम्पल है। और इससे क्या होगा, जब ये प्रोडक्शन इंडिया में होने लगेगा तो यहाँ के लोग इसको अपनाएंगे और यहाँ के लोगों को जॉब्स मिलेगी। क्लियर है? अगर यहाँ की कंपनी जॉब्स क्रिएट करेंगी तो हमारे यहाँ के युवा जो हैं वो बेरोजगार नहीं रहेंगे, उनके पास इनकम सोर्स पैदा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये कंपनी जो यहाँ से पैसा कमा रही है, वो इंडिया के अंदर ही अपने प्लांट्स लगाएगी, इंडिया के अंदर ही आगे अपना बिजनेस एक्सपेंड करेगी, तो इससे इसकी ग्रोथ और बढ़ेगी, और ग्रोथ बढ़ने के साथ में इसके टैक्सेशन के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से इंडिया को टैक्स के रूप में भी इनकम होगी। उसके अलावा जैसे जैसे ये कंपनी बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी, वैसे वैसे जॉब्स भी क्रिएट होंगे, वैसे वैसे आपकी डिमांड भी है वो भी क्रिएट होगी। और इसके अलावा क्या होगा, अगर ये ब्रांड बन जाता है, इसको सपोर्ट अच्छा मिलता है, तो ये जो प्रोडक्ट है जो 2 रुपये में आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये हम 2 रुपये 40 पैसे, 2 रुपये 30 पैसे के अंदर बाहर एक्सपोर्ट भी तो कर सकते हैं। अगर ये एक्सपोर्ट होने लगा तो फॉरेन करेंसी हमारे इंडिया के अंदर इनफ्लो बढ़ेगा। फॉरेन करेंसी का इनफ्लो बढ़ने से क्या होगा, आपकी रुपीज़ की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। और हमारे देश के अंदर अगर रुपीज़ की वैल्यू इंक्रीज हो गई, इसका मतलब डॉलर के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ कि आपका ओवरऑल सिनेरियो है, जो हमारा फॉरेन रिजर्व है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और हमारी जो वैल्यूएशन है इकोनॉमी की वो बढ़ने चालू हो जाएगी। अब बच्चे अगर ये चीज़ ही आप समझिए कि अगर ये 4 रुपये का पेन जो है ये आपने चाइना से खरीदा या किसी और देश से खरीदा, तो उससे क्या इशू होगा, जो भी इनकम होगी इस कंपनी की वो अपना टैक्स देने के बाद में सारा पैसा चाइना में वापस ले जाएगी और वहीं पे एक्सपैंड करेगी। ठीक है, वहीं के लोगों को जॉब्स मिलेगी और वहीं की इकोनॉमी क्या होगी, ग्रो होगी। नो डाउट हमारी इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। कोई अगर 1% हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है बाहर की चीज़ें इंपोर्ट करने पर, वही अगर यहाँ की सेल्फ रिलायंट अगर हो जाए और हम खुद का प्रोडक्शन करें, खुद की सप्लाई चेन क्रिएट करें, तो ये असर सीधा इसका 4 से 5 गुना हो जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो जाता है, हो सकता है, डिपेंड करता है वो प्रोडक्ट क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा मोटिव जो है वो वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है। वोकल फॉर लोकल का मतलब ये है कि आप लोगों को क्या करना है, अपने जो लोकल ब्रांड्स हैं उसको प्रमोट करना है, ताकि वो वर्ल्ड वाइड आपको सपोर्ट कर सकें। वर्ल्ड वाइड वो कहने मतलब मल्टीनेशनली वो एक्सपोर्ट होना चालू हो जाए, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसकी क्रेजीनेस भी बढ़ेगी, वो जो
वैल्यूएशन जो होगा उस ब्रांड का वो बढ़ेगा। तो अगर वैल्यूएशन बढ़ेगा हमारे इंडिया में, उसकी मांगे बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली वो ग्रो करेगा, उसके बाद पैसा ज़्यादा आएगा, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन के बाद में वो ना केवल माल इंडिया में बेचेगा और बाहर भी बेचेगा। तो ये कुल मिला के सारा कंसेप्ट आप समझ जाइए कि जो इंडिया की नीड है, ये एग्जाम्पल पेन का दिया है, जो भी इंडिया की नीड है वो सारी की सारी नीड है वो इंडिया खुद अपने बलबूते पे कंप्लीट करे। हमें दूसरे देश से कुछ चीज एक्सपोर्ट करनी, इंपोर्ट करनी ना पड़े, हम सिर्फ एक्सपोर्ट करें। तो बच्चे, आत्मनिर्भर भारत के अंदर क्या हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 2 लाख करोड़ जो बात हुई, पैसे की 2 लाख करोड़ की जो बात है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो कि हमारी इकोनॉमी में इनफ्लो होगा। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था में आएगा। इसके तहत इन्होंने क्या किया है, कुछ पिलर्स बनाए हैं, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्होंने बोला है, फार्मर्स जो हैं और जो रूरल जो एरिया है उसको अपग्रेड करना है। उसके अंदर क्या करना है, 3 करोड़ फार्मर्स जो हैं उनको एग्रीकल्चर लोन मिलेगा। 3 करोड़ फार्मर्स हैं उनको एग्रीकल्चर लोन मिलेगा। उसके अलावा इंटरेस्ट सबवेंशन होगा और प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव मिलेगा क्रॉप लोन्स पे। उसके अलावा केसीसी के ऊपर भी बात कही गई थी कि केसीसी भी सैंक्शन होगी, जिसकी लोन लिमिट 25,000 करोड़ रुपए तक आपकी रहने वाली है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। जो सबसे इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल यही है कि जो किसान हैं, जो लोकल वेंडर्स हैं, लोकल माइग्रेंट्स हैं, इन सबको क्या होगा, सपोर्ट मिलना जरूरी है। ये लोग क्या करेंगे कि आपस में वहीं प्रोडक्शन करेंगे। अगर मान लो अभी पैसा नहीं है, अभी लॉकडाउन हुआ, आप जानते हैं पैसा नहीं है, तो अब वो लोग जॉब से निकालेंगे लोगों को। अगर उनका छोटा सा कोई व्यापार है या कोई फैक्ट्री है, मान लो अगर कोई फैक्ट्री है, तो वहाँ से जॉब से निकालने लगेंगे। अगर इनको पैसा मिल जाए तो ये 2 से 3 महीने सस्टेन कर पाएंगे। अगर 2 से 3 महीने सस्टेन कर गए और इनको फाइनेंशियल हेल्प मिली, तो ये प्रोडक्शन वापस से चालू कर सकते हैं, और थोड़ी ज़्यादा प्रोडक्ट आपको इनको फाइनेंशियल हेल्प मिली तो ये प्रोडक्शन अपना बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, इसी के चलते और भी बहुत सारी चीज़ें की हैं कि जैसे जो माइग्रेंट लेबर है जो बाहर चले गए जाते हैं, अपने राज्य को छोड़ के, अपने होम टाउन को छोड़कर वहाँ जाके फंस गए हैं। ठीक है, वो वापस आ गए तो दोबारा उस स्टेट में जाने को कतराएंगे, क्योंकि इस आपदा के टाइम पे वो इतने परेशान हो चुके हैं कि वो वापस जाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो वापस जाने के लिए ना ही करेंगे। ठीक है, अब उस चीज़ को बचाने के लिए भी इन्होंने, गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई सपोर्ट करना है माइग्रेंट्स को, और अर्बन पुअर जो है उसको सपोर्ट करना है। अब जो लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें एक डेटा दिया गया था कि लॉकडाउन के पीरियड के अंदर जो अर्बन गरीब लोग हैं और जो माइग्रेंट्स हैं, इन्होंने बहुत हेल्प करी है। कम से कम भी 12,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे जिन्होंने 3 करोड़ मास्क जो होते हैं, 3 प्लाई मास्क जो जिसे बोल सकते हैं, 3 प्लाई 1 प्लाई ये मास्क जो है वो बनाया है। उसके अलावा 1.2 लाख लीटर्स जो है सैनिटाइजर भी बनाया है। ठीक है, और जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंडिंग है, ये सारा का सारा क्या, पैसा नाम का जो एक एप्लीकेशन है, पोर्टल है, उसके ऊपर काम हुआ है। ठीक है, अब एक चीज और समझिए कि 15 मार्च जो था, 15 मार्च 20 है, वहां से लेकर कम से कम भी 7,200 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप सामने आए हैं, बन के आए हैं। ये भी डेटा इन्होंने दिया है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, जो मनरेगा है, उन्होंने माइग्रेंट्स को रिटर्न जो आएंगे वापस, तो उनको सपोर्ट करने के लिए मनरेगा में भी और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाने वाले हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, अब लेबर कोड भी यहाँ पे जनरेट किया गया है। लेबर कोड के अंदर क्या है कि आपको मिनिमम वेजेस जो हैं वो भी फिक्स करी जाएगी, ताकि क्या यूनिफॉर्मिटी ऑफ मिनिमम वेजेस रहे। उसके बाद में अपने बात करते हैं, इनको ESIC का भी बेनिफिट मिलेगा। एम्प्लॉय का जो इंश्योरेंस होता है उसको ESIC देखता है। ठीक है, पैन इंडिया हर डिस्ट्रिक्ट में जिसके भी 10 एम्प्लॉयज़ और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उस जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए हैं उनमें 10 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है तो उनको ESIC में इंश्योरेंस करवाना उस कंपनी को ज़रूरी है। और अगर हैजार्डियस है, अगर वो जो डिपार्टमेंट या जहाँ जो फैक्ट्री हैजार्डियस है जहाँ वो काम कर रहे हैं, अगर वहाँ 10 से कम है तो भी उनको ESIC में इनका इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये लेबर कोड के अंतर्गत ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या है, प्रोविजन किया गया है कि सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाए इनके लिए। उसके अलावा ग्रेचुइटी का भी प्रावधान कराया कि ग्रेचुइटी भी होगी कि इनके 5 साल की सर्विस होने के बाद में इनको एक फिक्स अमाउंट ऑफ पैसा मिले। इनकी स्किल पे ध्यान दिया जा रहा है कि इनको रीस्किल किया जाए, कि नई नई स्किल्स इनमें डेवलप की जाए ताकि इनको एम्प्लॉयमेंट की कहीं पे भी दिक्कत ना आए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। आत्मनिर्भर भारत का मेन मोटिव यही है, मेक इन इंडिया। आप सिंपल
भाषा में अगर हम समझे तो मेक इन इंडिया, हमें देश में बनाना है, देश में उत्पादन करना है और इसका ना केवल हमें यूज करना है और विदेश में भी इसका एक्सपोर्ट करना है। इसी मेन मोटो से हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अब कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, ठीक है, जो वित्त मंत्री ने प्रवासियों और किसानों, छोटे कारोबारियों, रेहड़ी पटरियों वालों, जितने भी गरीब हैं उनके लिए अल्पकालीन मतलब शॉर्ट टाइम के लिए और दीर्घकालीन मतलब बड़े टाइम के लिए उपायों की घोषणा की है। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है जो प्रवासी हैं, जो बाहर माइग्रेंट हैं, अपने एरिया में नहीं है, उनको 2 महीने तक मुफ्त अनाज मिलेगा। ठीक है, इस मुफ्त अनाज के अंदर क्या, एक सेकंड, इस मुफ्त अनाज के अंदर इनको क्या मिलने वाला वो चीज हम देख लेते हैं। इस मुफ्त अनाज के अंदर इनको 5 केजी राशन मिलेगा, ग्रेन्स जिसे बोल सकते हैं, राशन मिलेगा और 1 किलो चना मिलेगा, राइट। कई लोग इसको बोल रहे हैं कि 1 किलो दाल मिलेगी, ठीक है, दाल या ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ चने का मेंशन किया गया, चना मिलेगा और इसका इंपोर्ट भी मतलब इसको खरीदा भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जा रहा है, ठीक है। लगभग 8 करोड़ माइग्रेंट्स हैं, उनको इस चीज से हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। अब जो भी इसका खर्च होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाएगी और जो भी देख रेख है इसकी वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। समझिएगा इस चीज को, इसका जो भी फंडिंग है, जो भी पैसा लगेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी और इसका देख रेख है और इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। बच्चे ये 2 महीने के लिए मिलने वाला है। 2 महीने में कौन से महीने आगे वो आप चीज देख लीजिए, मई और जून, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड 1 नेशन। इसके अंदर क्या है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन इसका जोरों पे इसलिए किया गया है कि कुछ लोग जो मान लो राजस्थान के हैं और वो हरियाणा या पंजाब ऐसी स्टेट, किसी और स्टेट में जॉब कर रहे हैं, या माइग्रेंट वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, कारीगर हैं, ठेला चलाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, तो अब उनके पास जो राशन कार्ड है वो राजस्थान का है। आज तक ये प्रोविजन था कि राजस्थान का राशन कार्ड लेके वो राजस्थान में अपने होम स्टेट में, होम टाउन में ही राशन ले सकते थे, सस्ता राशन जिसे बोला जाता है। बट अब 1 नेशन 1 राशन कार्ड के बाद में क्या हो जाएगा, 1 नेशन 1 कार्ड से क्या हो जाएगा कि वो किसी भी स्टेट के अंदर अपना जो राशन है वो ले पाएंगे, ठीक है। राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी की पायलट योजना चालू की, जिसमें 23 राज्यों तक विस्तार स्टार्टिंग में करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में 2021 तक जितने भी राशन कार्ड है उनको पोर्ट कर दिया जाएगा और वो हर एक स्टेट में इक्वली वैलिड होंगे, ठीक है। ये जो चीज है 1 नेशन 1 कार्ड, ये पीएम मोदी या पीएम्स क्या है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिफॉर्म्स, जो टेक्नोलॉजी पे जो काम कर रहे हैं पीएम मोदी जी, ठीक है, टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स है उसके अंतर्गत ही लिया गया है, ठीक है। 67 करोड़, अगर ये 23 राज्यों में अगर ये विस्तार पूरा हो जाता है तो इसमें 67 करोड़ जो बेनिफिशियरी हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसमें 83% पीडीएस भी इसमें कवर हो जाने वाले हैं, ठीक है। अब मार्च 2021 तक इसका लक्ष्य आपको बता ही दिया, ये इंपॉर्टेंट है कि 1 नेशन 1 कार्ड जो है मार्च 2021 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य है। स्टार्टिंग से 23 स्टेट्स में ये लागू किया जाएगा। बच्चे ये ध्यान रखना, सबसे पहला 1 नेशन 1 कार्ड किसके रिलेटेड है, राशन कार्ड के रिलेटेड है, रेशन कार्ड के रिलेटेड है, ठीक है। इसमें का जो टारगेट है वो क्या है, मार्च 2021, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम के लिए भी आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रवासी श्रमिक जो हैं उनके लिए किफायती आवास और उनके जो किराए की जो घर है उनकी योजना बनाई जा रही है। इसमें क्या करेंगे, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं और जो शहरी गरीब लोग हैं वो मकान तो बच्चे खरीद नहीं सकते, किराए पे रहते हैं, पर किराया भी बहुत ज़्यादा होता है, तो अफोर्डेबल जो हाउसिंग स्कीम है वो निकाली जाएगी और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में भी क्या होगा, रेंटल स्कीम निकाली जाएगी, ठीक है। ARHC इसको नाम दिया गया, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे, ठीक है। जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं ARHC, ठीक है, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे और ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो PPP मोड पे हमारे बनाए जाएंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे बनाए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो ये चीज करेंगे उनको इंसेंटिव भी मिलेगा। जो एसोसिएशंस हैं, जो कंपनीज हैं, जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स, रियल एस्टेट कंपनीज हैं, वो इस पे काम करेंगे और उनको इंसेंटिव भी मिला जाएगा और इनकी प्राइवेट जो लैंड है जिनके ऊपर ये बनने वाला है उनको भी इस चीज के अंदर इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, इसके लिए जो भी गाइडलाइंस है वो अभी इशू नहीं हुई हैं, इसके ऊपर गाइडलाइंस जल्दी ही इशू हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, रेल
पट्टी पटरी वाले जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 5,000 करोड़ रुपए तक की ऋण की सुविधा मिलेगी। इसमें शिशु मुद्रा के तहत कर्ज मिलेगा और अगर ये 12 महीने के अंदर वो कर्ज चुका देते हैं तो उनको 2% ब्याज की सब्सिडी मिलेगी। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर 6% इंटरेस्ट से अगर उनको लोन मिलता है और विदिन 12 मंथ्स अगर वो अपना जो लोन है वो पे कर देते हैं तो उनको 2% का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। मतलब उनको कितना पे करना पड़ेगा? ओनली 4%, जो कि कोई टाइम पे बैंक का सेविंग अकाउंट डिपॉजिट जो होता है उसका इंटरेस्ट रेट था, एसबी का डिपॉजिट रेट था। अभी कितना चल रहा है? 2.7 एवरेज चल रहा है। ठीक है, सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस है जो कितना दे रहा है? 4%। उसके अलावा सब लोगों का सेविंग जो रेट है वो क्या है? कम है। ठीक है, अब बात आती है शिशु मुद्रा क्या है। शिशु मुद्रा कुछ नहीं है, मुद्रा एक स्कीम निकाली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसके अंदर जो शिशु प्लान है उसकी बात मैं करता हूं। ये शिशु प्लान जो है वो सिर्फ 50,000 रुपए की लिमिट वाले लोन को शिशु प्लान के अंडर में रखा गया है। यहां तक क्लियर है? अब इसके अंदर पैसा कितना लगेगा? 5,000 करोड़ में 5,000 करोड़ रुपए की इसके अंदर आपके ऋण की सुविधा यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, अब इसमें ऐसा अनुमान है 50 लाख स्ट्रीट वेंडर जो हैं उस योजना का लाभ भी उठाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं PMYA, जो हमारा हाउसिंग बोर्ड का जो हाउसिंग स्कीम है जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से सस्ते घर आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। उसमें आवासीय सेक्टर के अंदर मध्यम आय के जो लोग हैं उनके लिए 70,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें हाउसिंग स्कीम, सस्ती हाउसिंग स्कीम जो है वो लाई जाएगी। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाएगा कि 2021 तक इस स्कीम को बढ़ाया गया है और 2.5 लाख जो मिडिल इनकम की फैमिली है उनको 2020-21 तक 2.5 लाख फैमिलीज हैं जिनको ये बेनिफिट 2020-21 तक मिलेगा, ऐसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। और इसमें 70,000 करोड़ का आपको मैंने बता ही दिया। अब जब ये 70,000 करोड़ रुपए लगेंगे तो बच्चे सीधी सी बात है, जॉब क्रिएशन होना पक्का है। जॉब क्रिएशन होना पक्का है कहने मतलब इन मकानों को बनाने के लिए एम्प्लॉयज जो हैं या मजदूर जिसे बोल दो या जो भी आप लेबर जिसे बोलते हैं वो अब मिलेगा। इससे क्या होगा, और 70,000 करोड़ रुपए लगेगा तो बच्चे उसमें सीमेंट भी यूज होना है। ठीक है, उसमें स्टील भी यूज होगा, जिसे आप बोलते हैं आरसीसी जिसे करते हैं, स्टील भी यूज होगा, ट्रांसपोर्ट भी यूज होगा और कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी यूज होगा। तो ये सारी, अब सोचिए 70,000 करोड़ रुपया जब इसमें लगेगा तो कहीं ना कहीं 10,000 करोड़ रुपया कम से कम इसमें भी तो लगेगा। तो ये 10,000 करोड़ इस मार्केट को बूस्ट करने के लिए हेल्प करेगा। ये देखो, अब यहाँ पे ये समझ लिए कि बहुत बड़ी जरूरत है कि जब पैसा लग रहा है, खर्च हो रहा है गवर्नमेंट का, तो ये जो फील्ड्स हैं, सीमेंट कंपनीज हैं, स्टील कंपनीज हैं और जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, तो इनको भी तो बूस्टअप मिलेगा, इनको पैसा मिलेगा, इनको काम मिलेगा तो इनकी इनकम बढ़ेगी तो ये काम बढ़ाएंगे और एम्प्लॉयज रखेंगे। ठीक है, और जो एम्प्लॉयज हैं उनको पैसा मिलेगा तो वो और उनकी डिमांड्स बढ़ेंगी। सीधी सी बात है, एक आदमी को 10 रुपए मिलता है तो 10 रुपए खर्चता है। ठीक है, अगर 20 मिलेगा तो 20 तो खर्चेगा ना, तो 10 रुपए जो एक्स्ट्रा खर्चेगा उससे डिमांड जो है वो बढ़ेगी और इस डिमांड को पूरा करने के लिए दूसरी कंपनीज प्रोडक्शन ज्यादा करेंगी। तो ये पूरा साइकिल जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो इस साइकिल को बनाए रखने के लिए और साइकिल को बड़ा करने के लिए जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान इस साइकिल का रहता है। चलिए आगे देखते हैं। कैंपा फंड की बात की गई है। कैंपा फंड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता कि कैंपा फंड क्या होता है, कैंपा फंड का फुल फॉर्म क्या है। इसके लिए 6,000 करोड़ रुपया दिया गया है। अब कैंपा फंड है क्या? देखो, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कैंपा, सेटअप अंडर कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016। ये 2016 का एक एक्ट है जिसके तहत कैंपा फंड लगाया गया है या कैंपा फंड बनाया गया है, जिसके अंदर 6,000 करोड़ रुपया आपका गवर्नमेंट इन्फ्यूज करेगी। अब बच्चों इससे होगा क्या? सबसे बड़ी बात, होगा क्या? कैंपा फंड करता क्या है? सबसे पहला काम बच्चे ये लगाता है पेड़, ठीक है, पौधे, ठीक है। जितने भी जंगल हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, तो फॉरेस्ट है उनको बढ़ाने का काम करता है। अब बच्चे बढ़ाएगा कैसे? आम आदमी तो लगाएगा नहीं, ठीक है। अब आप या मैं जो जॉब कर रहे हैं वो तो जाएंगे नहीं, तो जो लेबर इसके लिए हायर की जाएगी, इसमें कौन सी लेबर मेन आती है? इसमें जो रूरल लेबर है या जो आपके आदिवासी प्रजाति के लोग हैं, आदिवासी लोग जो हैं वो इसके अंदर मुख्य योगदान देते हैं। उनको इसके अंदर क्या मिलता है? जॉब मिलता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि इसमें हम ये चीज डिसाइड करेंगे, आर्टिफिशियल
रीजनरेशन से असिस्टेंट से क्या करेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ लगाई जा सकती है और उस तरह से हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सॉइल मॉइस्चर और कंजर्वेशन भी काम आएगा। इसमें पेड़ पौधे लगेंगे, मिट्टी मृदा अपरदन जो होता है उसमें भी रुकाव मिलेगा। तो ओवरऑल क्या है कि इसके अंदर हमारी जो ग्रीन इकोनॉमी है या जिसे बोलते हैं ग्रीनरी है वो इंक्रीज होगा, और जो परसेंटेज ऑफ फॉरेस्टेशन है, जो फॉरेस्ट का जो परसेंटेज है वो भी इंक्रीज होगा, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए और आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आगे चलते हैं। नाबार्ड के जरिए 30,000 करोड़ अतिरिक्त आपातकालीन पूंजी आवंटित की गई है। एडिशनल रीफाइनेंस के लिए एडिशनल फंड दिया गया। बच्चे, जो नॉर्मल रीफाइनेंस रूट है उसमें 90,000 करोड़ रुपया तो है ही है, उसके अलावा ये 30,000 करोड़ दिया गया है। ठीक है, इसमें 3 करोड़ किसानों को, लगभग 3 करोड़ किसानों को फायदा होगा। अब उनको फायदा कैसे होगा बच्चे? अभी आपको पता है रबी की फसल की कटाई चल रही है और खरीफ अब का क्या है, बोना चालू है। ठीक है, रबी जो है वो खत्म हो चुकी है और खरीफ है उसका अभी मई जून के अंदर क्या होगा, उसको बोना चालू करेंगे। तो बच्चे, जब लॉकडाउन चला तो इसके अंदर किसानों के पास और बाहर के लोगों के पास पैसा, जो मनी है वो कंप्लीटली कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो अब पैसा चाहिएगा तो किसानों को नाबार्ड जो है वो हेल्प करेगी लोन देकर कि भैया आप यहाँ पे मई जून में जो आपकी खरीफ की फसल है वो आप लगाइए और इकोनॉमी को बूस्ट कीजिए। ठीक है, इसके अंदर और क्या क्या पॉइंट्स हैं वो मैं बता देता हूँ कि इसमें टॉप फैसिलिटी के अंदर 33 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिख लेते हैं। इसमें कौन कौन इंक्लूड होगा? 33 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑप बैंक्स, राइट, 351 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, और 43 आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, 43 आरआरबीज हैं, ये ध्यान रखना है, बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट। अभी कितनी आरआरबी है? 43 आरआरबीज है। ठीक है, ये टॉप लेवल पे फाइनेंस करेंगी। और एक चीज ध्यान रखना बच्चे, नाबार्ड जो है उसका फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एग्जाम का एक क्वेश्चन यहाँ से आया। ठीक है, नाबार्ड जो है वो कभी भी फाइनेंस नहीं करती है, डायरेक्ट पैसा नहीं देती है, वो क्या करती है? रीफाइनेंस करती है, पुनः जो है वो लोन करती है। ठीक है, एक डायरेक्ट फाइनेंस नहीं करती, रीफाइनेंस करती है। रीफाइनेंस का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि एक आदमी किसान है, ठीक है, ये किसान है, ये किसान को लोन कौन देगा? बैंक देगा। और इस बैंक को पैसा कहाँ से मिलेगा? नाबार्ड से मिलेगा। ठीक है, जो किसानों को पास जो पैसा जा रहा है फसल से रिलेटेड या गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, वो बैंक को जो से लेगा, और बैंक किससे लेगा? नाबार्ड से लेगा। और इसकी इंटरेस्ट रेट भी कम होती है नॉर्मल बैंक रेट से। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए की रियायती ऋण का प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर उनको कम इंटरेस्ट पे 2.5 करोड़ रुपया 2 लाख करोड़ रुपया इनको मिलेगा, जिसमें 2.5 करोड़ किसान आपके वेलफेयर होंगे। ठीक है, इसमें मछुआरे और पशुपालक भी इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया। अब इसके अंदर और क्या पॉइंट बन रहा है वो भी देख लेते हैं। जो इंस्टीट्यूशन क्रेडिट है वो कंसेशनल रेट पे मिलेगा, ये हमने देख लिया। इसके बाद में आता है कि एक स्पेशल ड्राइव कंडक्ट की जाएगी, यानी स्पेशल एक क्या बोलते हैं उसको, योजना के तहत, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि एक अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, एक स्पेशल अभियान चलाया जाएगा जिससे ये जो लोन है, ये केसीसी जो है वो किसानों की बैंक्स के द्वारा की जाएगी और उनको इंटरेस्ट का पैसों का फायदा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चे। इसके अंदर जो अभी तक जितनी भी अनाउंसमेंट थी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, जिसे 2.0 बोला गया है, अनाउंसमेंट रिलीफ पैकेज जिसे बोला है, रिलीफ पैकेज जो है उसके अंदर 2.0 का जो पार्ट आया है, ठीक है, जो कि 14 मई को जो अनाउंस हुआ है, उसका आपको कट शॉर्ट रूप में किसको कितना फायदा होगा, किसको कितना पैसा मिलेगा, कहाँ पैसा आएगा, कहाँ से जाएगा, ये सारी चीजें आपको मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आई होंगी।
ठीक है, आगे से और अच्छे से इसको कवर करेंगे। आज जैसे कि 2.0 आ गया है, वैसे 3.0 भी आ गया है। 15 मई का 3.0 वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।